हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, जो आज का अपना टॉपिक होगा वह होगा रस समीकरण मिति या रस समीकरण मिति गुणांक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइचियोमेट्री। कई जगह आपको स्टाइचियोमेट्री मिलेगा, कई जगह स्टाइकियोमेट्री मिलेगा ना। इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो देखो, पहले आपको पूछे कि रस समीकरण मिति क्या होती है। क्या पूछे कि रस समीकरण मिति क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि जो ये स्टाइकियोमेट्री होती है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। क्या स्टोइकियोमेट्री होती है? ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से होते हैं वो दो शब्द? देखो, एक शब्द होता है स्ट्राइकोन और एक होता है मेट्रोन। क्या होता है? एक तो होता है स्ट्राइकोन और एक होता है मेट्रोन। अब देखो, अपन इसको लिख सकते हैं स्ट्राइकोन और मेट्रो। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना। जो ये रस समीकरण मतलब में स्टाइकियोमेट्री होती है, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक होता है स्टाइक्योन और एक होता है मेट्रोन। स्ट्राइक्योन और मेट्रोन। अब स्ट्राइक्योन का अर्थ क्या होता है? तत्व। और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो इसके पूरे का अर्थ क्या होता है? तत्व का मापन ही क्या कहलाता है? तत्व का मापन। स्टाइक्योमेट्री शब्द का अर्थ क्या है? किसी तत्व का मापन ही क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? स्टाइक्योमेट्री शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, स्ट्राइक्योन और मेट्रोन। स्ट्राइक्योन का अर्थ होता है तत्व, मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, अर्थात तत्व का मापन ही क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्री। इस स्टाइक्योमेट्री तत्व का जो स्टाइक्योमेट्री वर्ड अपने पास, इस वर्ड का मीन क्या है? इस वर्ड का मीन है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्व का मापन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आपको कोई एक समीकरण दे देता है, कोई एक अभिक्रिया दे देता है, तो उसमें आपको बोले कि स्टाइकियोमेट्री बताओ, तो आप सबसे पहले क्या परिभाषा बोलोगे? देखो, अपने को पता है कोई भी अभिक्रिया हो, क्या हो? कोई भी अभिक्रिया हो, उसके अंदर एक क्रिया कारक यानी अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अब सर, हम ये कैसे पहचानेंगे क्रिया कारक कौन सा, अभिकारक कौन सा या उत्पाद कौन सा? तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं आपको बोलूं ए प्लस बी, ये चेंज हो रहा है सी प्लस डी में, हो रहा है चेंज? जी सर, हो रहा है। तो आप क्या करोगे? देखो, जिस साइड तीर का निशान हो, मतलब ये एरो वाला हो, ये तो होता है उत्पाद और ये होता है क्रिया कारक यानी अभिकारक। या आप मैं इसको चेंज कर दूं इसे, तब तब क्या करोगे? ये हो गया सर अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। और कभी कभी ऐसा मिल जाए तब क्या करोगे? सर ये तो सारा ही मामला चेंज हो गया, तब क्या करोगे? ये एक साम्यावस्था की स्थिति होती है। मतलब सर, यहाँ पे साम्यावस्था को क्या बता रहे हो सर आप? हाँ? देखो, एक बार ये क्या होते हैं, ए और बी मिलकर सी और डी का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वापस ये सी और डी किस में टूट जाते हैं? इस ए और बी में टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? सुनो मेरी बात, इस रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्री के बारे में बोल सकते हो क्रिया कारक या अभिकारक। क्या बोल सकते हो? क्रिया कारक या अभिकारक वह उत्पाद के बीच, क्या? उत्पाद के बीच मात्रात्मक संबंध को ही, मात्रात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं अपन? स्टाइकोमेट्री रस समीकरण मिति कहते हैं। क्या बोलो? किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक व उत्पाद के बीच मात्रात्मक संबंध को ही अपन रस समीकरण मिति कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इंटू 2NH3। अब देखो, ध्यान दो, यहां पे क्या बोला कि अभिकारक व उत्पाद के बीच मात्रात्मक संबंधों को ही अपन क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। तो यहां पे देखो, क्या
मात्रात्मक संबंध, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 और अमोनिया 2। आपको कभी भी पूछे अमोनिया किस बनाने की सबसे अच्छी विधि, तो यही होती है। ठीक है, अब देखो आप इस परिभाषा को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो यहां पे नाइट्रोजन कितने काम में आ रहे हैं सर? 1। हाइड्रोजन कितने काम में आ रहे हैं सर? 3। और सर अमोनिया कितने बन रहे हैं? तो बोलोगे सर 2। तो क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो कि क्रियाकारक, क्या बोल रहा हूं, क्रियाकारक व उत्पाद के गुणांकों को भी अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरण रीति बोलते हैं। जैसे आपको बोले कि आपको एक सरल समीकरण ये दे रखी है, इसमें आपको मैं पूछूं कि यहां पर नाइट्रोजन की रस समीकरण मिति कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर? 1। आपको मैं बोलूं हाइड्रोजन की रस समीकरण मिति कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर? 3। और मैं बोलूं यहां पर अमोनिया की रस समीकरण मिति कितनी है, तब क्या बोलोगे सर? 2। तो क्या बोल सकते हो? दो परिभाषा बताइए क्या। एक तो मैंने ये बोली क्रियाकारक या अभिकारक व उत्पाद के बीच मात्रात्मक संबंध, इनकी मात्राओं के बीच में संबंध रखता है, वही क्या कहता है? स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण विधि। ठीक है, सेकंड में पॉइंट मैंने क्या बोला? सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि क्रियाकारक व उत्पाद के गुणांकों को संबंध को अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरण विधि बोलते हैं। जैसे यहां पर अपने को नाइट्रोजन के गुणांक 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया के 2 है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरण विधि बोलते हैं। ठीक, अब आपको कई बार पूछ लेता है यहाँ पे कि आपको मैं ये बोलूं कि अमोनिया के निर्माण के लिए, क्या बोलूं, अमोनिया के निर्माण के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है? अमोनिया के निर्माण के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है? तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 3। नाइट्रोजन की कितने? 1। यहां पर मोल की बात हो रही है, H2 के मोल कितने? देखो अभी अपने क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां पे देखो अमोनिया के निर्माण के लिए 1 2 हाइड्रोजन मतलब H2 काम में ले रहा है। क्या काम मिल रहा है? H2। ठीक है, तो देखो आपको ये कोई बोले कि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है अनुपात, तो 2 का 2 ग्राम। तो टोटल कितने हैं? 3, तो 2 गुणा 3 तो कितना हो गया? 6 ग्राम। तो आप क्या बोल सकते हो? अमोनिया के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं? 6 ग्राम। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भाई 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं? 6 ग्राम आ रहे हैं। सिंपल बोल सकते हो। नाइट्रोजन भी बता सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन का सर 1 मोल काम में आ रहा है। हाइड्रोजन देखो आप एक दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हो, सुनो मेरी बात। आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल आपस में मिलकर 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं, बोलते हो। अब स्टूडेंट्स आपको यहां तक तो समझ में आ गया आई होप। क्या हुई? नहीं एकदम इजी है क्या कि स्टोइकियोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स्ट्राइकोन प्लस मेट्रोन। स्ट्राइकोन का अर्थ होता है तत्व है, मेट्रोन का मतलब मापन, इसका अर्थ होता है तत्व का मापन। फिर अपन ने इसी की परिभाषा देखी, परिभाषा में अपन ने देखा कि क्रियाकारक व उत्पादों के मात्रात्मक संबंध को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण विधि बोलते हैं, या इनके गुणांकों को, क्रियाकारक व उत्पाद के गुणांकों को अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरण विधि। जैसे 1 3 2, यहाँ पे आपको बोले नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के गुणांक कितने हैं? 1 व 3, और अमोनिया के कितने हैं? 2। तो इस प्रकार से अपन ने देखा किस प्रकार की रस समीकरण विधि अपन बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है आपका, आपके सामने देखना, ध्यान दो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आराम से अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन? ये 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी? क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी? बोला मैंने। अब सुनो मेरी बात कि ग्राम में पूछ रहा है, मतलब ये समीकरण है,
इसमें पूछ रहा है। और अपन ने एक बात पढ़ी थी, याद हो तुम, कि एक मोल होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, और ये एक मोल होता है किसके, अणुभार के बराबर भी होता है। एक मोल होता है वो आयतन में ले तो 22.4 के बराबर होता है लीटर के, और अगर एक मोल को अपन अवगाद्रो संख्या में ले तो Na के बराबर होता है, यानी संख्या के रूप में ले तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, देखो मैं लिखता हूं तब समझ में क्या आएगा। अपन बोले एक मोल होता है, एक मोल किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के, कि उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, यानी अणुभार, यानी ग्राम में उसका अणुभार कितना है, कितना है वो बता देंगे। या आप क्या बोल सकते हो कि सर एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर आयतन के बराबर होता है। या आप क्या बोल सकते हो कि सर एक मोल होता है वो Na के बराबर, यानी 6.023 गुणा 10 की घात 23। आयन बोल सकते हो, अणु बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो। ये बातें अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने मोल अवधारणा पढ़ी थी उस टाइम पे। देखो याद दिलाता हूं मैं एक बार, याद दिलाता हूं, याद करो अपन ने मोल अवधारणा पढ़ी तो मैंने ये बोला था एक मोल CO2 बराबर किसके बराबर किया था, या एक मोल H2O किसके बराबर किया था। तो अपन ने क्या किया था, इनका अणुभार लिखा था, कितना होता है 12 और 32 कितना हो गया 44 ग्राम, लिखा था कि नहीं लिखा था, याद करो। अगर आपने साथ साथ में नोट्स लिखे हैं तो आपको पन्ने पलटना अपने और मिल जाएगा। इसको कितना लिखा था 18 ग्राम लिखा था कि नहीं लिखा था। आप मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना, उसके अंदर आपको वापस मिल जाएगा, अपन ने ये बातें लिखी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, यहां पर अपन बोल रहे हैं कि एक अभिक्रिया अपने पास N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इंटू 2NH3, ठीक है। आपको ये एक समीकरण है, इसी में तो अमोनिया बन रहा है। मैंने बोला कि जब भी आपको अमोनिया के बारे में बोले तो सबसे सरल, इजी, सबसे अच्छी विधि होती है ये समीकरण, ठीक है। तो क्या बोला आपको कि आपको पूछ रहा है कि 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि 2 मोल, देखो 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। अरे होती है कि नहीं होती है। देखो 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है। अब आप क्या बोल सकते हो कि सर 1 मोल एमोनिया, 1 मोल अमोनिया किसके बराबर, सर इसका अणुभार के बराबर होगी। अपने को अणुभार की बात कर रहा है, भार की बात कर रहा है तो अणुभार पे जाएंगे। अगर आयतन की बात करता तो 22.4 लीटर लिख देते ना। क्यों सर, क्यों लिख देते, आपकी थोड़ी ना चलेगी सर। अरे मेरी नहीं चल रही बेटा जी। ये देखो आयतन किसके में अंदर लिखते हैं, 22.4 लीटर के बराबर होता है ना। आपको बताया हुआ ये सारी बातें, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा समझ, ठीक है। 1 मोल अमोनिया किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 14 प्लस 3 यानी 17 ग्राम के। और अपने कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं, 2 मोल अमोनिया किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 2 गुना 17 तो कितना हो गया 34 ग्राम। अब अपन बात करें हाइड्रोजन की, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब H2 की बात हो रही है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहां पे H2 ले रहा है तो कितना हो गया 1 मोल H2 किसके बराबर 2 ग्राम के। तो 3 मोल H2 किसके बराबर 6 ग्राम के। हो गए कि नहीं हो गए भाई, आप ध्यान दो, सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक समीकरण अपने पास N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इंटू 2। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी। तो आप समीकरण लिखोगे, आपको पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन से, सॉरी 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रही है। अपने को पता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है उसके अणुभार के, तो आप उसका अणुभार लिख दो, या उसके 22.4 लीटर आयतन के, या उसकी अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है कि नहीं होता। अब अपने को क्या करना है,
अब अपने को लिखना है सीधी सिंपल सी बात कि 1 मोल अमोनिया कितने ग्राम के बराबर की 17 ग्राम के। तो 2 मोल बना रहा है यहाँ पे, तो कितने हो गए 34 ग्राम के। यह ऐसे ही अपन हाइड्रोजन की तरफ चले तो हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन किसके बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन के, तो 3 मोल किसके बराबर 6 ग्राम के। अब आप क्या बोल सकते हो, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से भी मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं, लिख लो आप बस साथ साथ, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने ये बात तो बोल दी, लेकिन अब देखो आप इसको करोगे कैसे आगे। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो बोल सकते हो कि 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता है। क्या 34 ग्राम, भाई 34 ग्राम अमोनिया होगी ना टोटल, एक का 17 है तो 2 का 34, तो कितने ग्राम 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए बनाने के लिए 6 ग्राम H2 की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं होती है, होती है सर, होती है सर, होती है। तो मैं ये बोलूं कि 1 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी। पहले 34 था तो अब मैंने बोल दिया 1 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी। यानी आप लिख सकते हो 1 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए H2 की आवश्यकता, सीधा भी लिख सकते हो। तो ये पहले क्वेश्चन हो गया था, लेकिन अभी मैंने इसको सीधा कर दिया कि देखो 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम बनाने के लिए क्या कर दोगे 6/34 कर दोगे। पूछी कितनी है क्वेश्चन में 10 ग्राम, तो आप बोल दोगे कि 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए H2 की आवश्यकता, तो कितनी हो जाएगी 6/34 गुणा 10 कर दोगे। सिंपल सी बात है ना एकदम से, अरे एकदम से सिंपल बात है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी, एकदम से इजी है, ठीक है। दोबारा सुनो मेरी बात, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए आपको और क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें आप क्या करोगे कि 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम H2 की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करोगे। अपने को पता है 1 मोल होता है उसके मोलर द्रव्यमान के, या उसके अणुभार के, या उसके 1 मोल आयतन होता है वो 22.4 लीटर की, या उसकी अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन सिंपल सी बात करेंगे कि अपने को जो अभिक्रिया दे रही है उसमें कितने मोल से कितने बन रहे हैं। आपको बोल रहा है अमोनिया का निर्माण, मतलब 2 मोल अमोनिया कितने हाइड्रोजन से बन रही है 6 मोल से बन रही है। अरे सीधा स्टोइकियोमेट्री पे आओ, दिमाग नहीं, सीधा अपने आप, आपको आप समीकरण पता है तो आप, सिंपल सा तरीका है ये, आप सीधा उसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 मोल अमोनिया होती है वो 3 मोल हाइड्रोजन से बन रही है, H2 से बन रही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा काम आप करोगे कि सर अपने को पता है कि 1 मोल होता है वो उसके अणुभार के बराबर हो रहा है, तो आप क्या करोगे 1 मोल अमोनिया किसके बराबर 17 ग्राम के, तो 2 मोल 2 गुण इंटू 17, तो कितना हो गया 34 ग्राम के। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन होता तो 1 ग्राम हो जाता, लेकिन यहाँ पे H2 है तो कितना 2 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन किसके बराबर 2 ग्राम के, तो 2 मोल H2 किसके बराबर, सॉरी 3 मोल H2 किसके बराबर 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6 ग्राम के। अब अपने को पता है क्या कि सर 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो 1 ग्राम के लिए क्या कर दोगे 6/34, तो आपको क्वेश्चन में कितनी पूछा है 10 ग्राम पूछा, तो 6/34 गुणा 10, फिर इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, वो क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, लिखो लिखो सारे बच्चे साथ में लिखो
क्या कि 10 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या 10 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से, क्या तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। क्या बोल रहा हूं, लिख भी देता हूं, दिक्कत ना हो। क्या 10 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ही दिक्कत नहीं है। क्यों सर, कैसे? देखो एक बार मैं हिंट देता हूं कैसे, कि 10 ग्राम CaCO3 है, आपको पता होना चाहिए कि CaCO3 का अणुभार कितना, 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, कितना हो गया 100 ग्राम। तो 1 मोल किसके बराबर है, 100 ग्राम के। तो अपने को 1 ही मोल दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 100 ग्राम। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज पहले आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, 1 मोल किसके बराबर है, उसके अणुभार के। और आपको एंड आयतन पूछ रहा है, आयतन का मतलब किसके बराबर, 22.4 लीटर की, है ना। सिंपल। बस मैंने क्या बोला था, थोड़े से वो पॉइंट याद रखने हैं आपको पीछे वाली बातें याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आप क्या बोल सकते हो कि 100 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का आयतन कितना हुआ, 22.4 लीटर। हुआ कि नहीं हुआ सर, हुआ सर, ठीक है। आपको मैं बोलूं क्या कि 1 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का आयतन, तो कितना बोलोगे, 22.4/100। बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 ग्राम का पूछा है अपने को, तो क्या बोलोगे कि 10 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का आयतन, तो क्या बोलोगे 22.4/100 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.24 लीटर आयतन आ जाएगा। आ जाएगा, कर लोगे सोल्व। कर सर, सोल्व कैसे किया सर, एक पॉइंट से एक पॉइंट के पॉइंट था, इसको इधर किसका दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात की, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन किस मतलब समझ में आए क्या, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से करते हैं। आपने एकाकी नियम भी पढ़ा होगा कि 10 मोल से एक इतना, फिर एक पेन 100 रुपए, मतलब 100 पेन है वो 50 रुपए के, तो एक पेन 50/100, इस प्रकार से करते थे। 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से किया होगा कभी ना। तो उसी प्रकार से ये करना है। क्या करना है, आपको रस समीकरण नीति पता होनी चाहिए। रस समीकरण नीति क्या होती है कि उनके क्रियाकारकों व उत्पादों का मात्रात्मक संबंधी। फिर अपन ने क्वेश्चन किया, उसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप 1 मोल किस किस के बराबर हो सकता है। 1 मोल उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर हो सकता है, 1 मोल उसके अणुभार के बराबर हो सकता है, 1 मोल उसके आयतन के बराबर मतलब 22.4 लीटर के बराबर, 1 मोल उसकी अवगाद्रो संख्या मतलब Na के बराबर हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अनुसार चलना है। अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उसके अणुभार के साथ करो बराबरी। अगर आयतन की बात करें तो 22.4 पे चले जाओ ना, दूर कहां भागते हो। दूसरी चीजों पे जाना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना जब सीधा क्वेश्चन आ रहा है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, अपन सोचते हैं कि एग्जाम में ऐसा तो पूछ ही नहीं सकता, और वो ही पूछ लेता है, और वो पूछ लेता है तब दिक्कत हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा सिंपल सा एकदम इजी सा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो सिंपल सा काम करना है कि आपको देखो इसी क्वेश्चन को समझो दोबारा से क्या हो रहा है।
कि 10 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पे आयतन, जैसे एचटीपी होता है उसी प्रकार से एनटीपी है, आयतन के ही रूप में काम में लिया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ये, है ना। तो यहाँ पे CaCO3 का अपने को पता है अनुभाग कितना, 100 ग्राम। तो अपने को क्या करना है कि 100 ग्राम CaCO3 के अपघटन से कितने आयतन प्राप्त होता है, मतलब 1 मोल के बराबर है ये 100 ग्राम। तो अपन बोल सकते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 के तापीय अपघटन से प्राप्त CO2 का आयतन कितना, 22.4 लीटर। तो अपने को आयतन पता होता है किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। फिर अपन बोलते हैं 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम का क्या करते हो, 22.4/100। फिर आपको क्वेश्चन में कितनी मात्रा पूछ रही है, 10 ग्राम। तो आप क्या करोगे, आप उसको गुणा कर दोगे 10 से। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने, ठीक है। अगर आज की क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, उसका डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इसको पढ़ना जरूर, मेन चीज है पढ़ना। समझ में आएगा या नहीं आएगा वो मेरे को बता देना, अपना को उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे।